बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है रेजोनेंस इफ़ेक्ट। रेजोनेंस के रिलेटेड जो पिछले 4 लेक्चर्स हुए हैं उनमें हमने डिटेल से जो रेजोनेंस कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो रेजोनेंस है उसका किसी भी कंपाउंड की फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या असर हो सकता है। ये बात काबिल ज़िक्र होगी कि रेजोनेंस इफ़ेक्ट जो है सम टाइम इट एक्ट्स एलोन बट सम टाइम इट इज़ एसोसिएटेड विद इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ये कंबाइंड फॉर्म में इंडक्टिव इफ़ेक्ट और रेजोनेंस इफ़ेक्ट इकट्ठा काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस इफ़ेक्ट को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ये किस तरह मुतासर कर सकते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस इफ़ेक्ट को समझने के लिए मेरे पास जो सबसे पहली एग्जांपल है वो नाइट्रोजन बेस्ड है, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अगर आप अमोनिया के स्ट्रक्चर पे नज़र दौड़ाएं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि एक नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है वाया सिंगल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर जो है वो मौजूद होगा। अगर हम इस एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे एक बेंजीन रिंग अटैच कर दें, इस हाइड्रोजन की जगह हमने बेंजीन रिंग अटैच कर दी। अल्टीमेटली कुछ यूँ होगा, अब इस स्ट्रक्चर के लिए एक से ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म पॉसिबल होंगी। मसलन सबसे पहले ये जो पेयर है यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हमें नेगेटिव चार्ज नज़र आएगा। सेकेंडली ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे। इस तरह हमें नाइट्रोजन अमोनिया से लेके एक हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट आपने किया बेंजीन के साथ, आपके पास जो अब एनिलीन का स्ट्रक्चर होगा उसमें आपके पास 4 कैनोनिकल फॉर्म पॉसिबल होंगे। इसका यहाँ पे मौजूद होना इस कंपाउंड की एसिडिटी, बेसिसिटी और स्टेबिलिटी जो है सब पे असरअंदाज होता है और इस तरह के इफ़ेक्ट को हम रेजोनेंस इफ़ेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन की। ये मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है। इन दोनों स्ट्रक्चर में एक वाज़ेह तब्दीली आपको नज़र आएगी, जबकि इस स्ट्रक्चर में यही नाइट्रोजन अपने क्लाउड को इस रिंग को डोनेट कर रहा था। नाइट्रोबेंजीन में बजाय इस रिंग को डोनेट करने के ये जो नाइट्रोजन है ये विदड्रॉ करना शुरू कर देता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इस रिंग में से। हम इजीली देख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नज़र आएगा। एक जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अल्टीमेटली आपको ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आएगा। और ना सिर्फ ये मुमकिन है, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होते हैं इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसको कवर अप करने के लिए यहाँ पे आता है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और इसको कवर अप करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह नाइट्रोबेंजीन की भी एक से ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म मुमकिन होंगे। 2 तरह की एग्जांपल में हमने एक पे देखा कि वही नाइट्रोजन रिंग को डोनेट कर रहा है, दूसरी एग्जांपल में वही नाइट्रोजन रिंग में से विदड्रॉ कर रहा है क्लाउड को। इसका मतलब ये हुआ रेजोनेंस जो है ये 2 तरह की हो सकती है, और रेजोनेंस करने वाले जो ग्रुप्स हैं वो भी 2 तरह के होंगे। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जैसे ऊपर वाली स्ट्रक्चर देखी हमने, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, जैसे हमने नीचे वाली स्ट्रक्चर देखी। ये किसी भी रिंग को या अनसैचुरेटेड सिस्टम को जो इस ग्रुप के साथ अटैच होगा उसको डोनेट करेंगे क्लाउड, और ये जो होंगे ये इस क्लाउड को विदड्रॉ कर लेंगे रिंग से या किसी भी अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर से जो उनके साथ कनेक्टेड है वो रिलीज़ करवाएंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पे
कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के तौर पर रोल प्ले कर सकते हैं, कौन से विदड्रॉ कर सकते हैं, इनकी एक बड़ी वाज़ेह निशानी आपको नज़र आएगी। ऐसे ग्रुप्स जिसमें लॉन पेयर्स मौजूद होंगे या नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर होगा, ये हमेशा डोनेटिंग में आएंगे। जैसे ऑक्साइड ग्रुप देख लें, Nr2 में ये पेयर, ये सारे जो हैं ये ग्रुप्स, इवन हैलोजन जब भी किसी ग्रुप के साथ अटैच होता है तो इसमें 3 लॉन पेयर मौजूद होते हैं। जैसे आप आयोडोबेंजीन, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ दैट मेरे पास आयोडोबेंजीन है, तो गौर करें यहाँ पे आयोडीन नेगेटिव फॉर्म में है लेकिन फिर भी इसके पास पेयर होंगे। न्यूट्रल फॉर्म में होगी तो फिर भी इसके ऊपर 3 लॉन पेयर्स मौजूद होंगे जो कि अंदर इसको डोनेट किए जा सकते हैं इस रिंग को। लेकिन इनको लेके कुछ ये बॉर्डर लाइन केस है, हैलोजन जो होते हैं। ये आगे चल के हम जिस वक्त ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग को स्टडी करेंगे वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये थोड़ा बाकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। सो अपनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इंडक्टिवली ये कुछ और तरह रोल प्ले करते हैं, क्लाउड को खींचना पसंद करते हैं, लेकिन अपने पेयर्स मौजूद होने की वजह से ये डोनेट करना पसंद करते हैं। यानी दोनों सेंस में इंडक्टिव इफेक्ट के एतबार से ये विदड्रॉ करना पसंद करते हैं, जबकि रेजोनेंस के एतबार से ये डोनेट करना, इसलिए इनका रोल कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा। ये आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट या रेजोनेंस इफ़ेक्ट, रेजोनेंस इफ़ेक्ट का दूसरा नाम है मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट, यानी आप इसको मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट भी कहते हो। तो इस सूरत में ये जो हैलोजेंस होते हैं रेजोनेंस या मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट में हमेशा डोनेटिंग ही माने जाएंगे, और ये अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग की बात करेंगे। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पे एक पेयर का होना ज़रूरी है या नेगेटिव चार्ज का होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग में कोई भी एलिमेंट चाहे वो पेयर भी रखता हो, लेकिन अगर उसके साथ अनसैचुरेशन एसोसिएट हो तो वो हमेशा विदड्रॉ करेगी। जैसे नाइट्रो ग्रुप की असल स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस तरह होती है। ये देखें, जिस चीज़ के साथ ये नाइट्रोजन कनेक्टेड होगा, इस नाइट्रोजन के साथ फर्दर ये वाली अनसैचुरेशन मौजूद है। सायानो कार्बन के साथ ये जब भी किसी ग्रुप के साथ अटैच होगा, इसके साथ अनसैचुरेशन है। इस कार्बन के साथ जब भी कनेक्टिविटी आएगी, ये वाली अनसैचुरेशन। तो जिन जिन ग्रुप में ये तो जो ग्रुप अटैच हो रहे हैं उनके साथ आपको अनसैचुरेशन नज़र आ रही है। यानी अनसैचुरेटेड सिस्टम, जैसे बेंजीन एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इसके साथ जैसे ये ग्रुप अटैच होगा, जैसे नाइट्रो, ये फर्दर जो एलिमेंट जो है अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच होगा, वो फर्दर अनसैचुरेशन के साथ ऊपर भी उसकी अनसैचुरेशन होगी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का रोल प्ले करेगा। और यहाँ पे एराइल ग्रुप देख लें, ये दोनों केसेस में है। इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन कि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग के तौर पे रोल प्ले करेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के तौर पे। ये दोनों तरह रोल प्ले कर सकता है, डिपेंड करते हैं किस तरह के फर्दर ग्रुप्स के साथ ये अटैच है। सो यहाँ पे एक बात याद रखें, चाहे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डिसाइड करने जा रहे हैं किसी ग्रुप को या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग डिसाइड करने जा रहे हैं, एक बात जो आपको जहन में रखना होगी वो ये है, आप तब तक किसी ग्रुप को रेजोनेंस के एतबार से डोनेटिंग या विदड्रॉइंग कंसिडर नहीं कर सकते जब तक आप इसको अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं करते। क्योंकि जब तक अनसैचुरेटेड सिस्टम नहीं होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा ये क्लाउड को विदड्रॉ कर रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं। यानी अनसैचुरेटेड सिस्टम का वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। ये डिसाइड करने के लिए वेदर इट इज़ डोनेटिंग और विदड्रॉइंग, अल्टीमेटली ये डिसाइड करने के लिए कि रेजोनेंस हो रही है या नहीं हो रही। अब कुछ इसके इफ़ेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के। जैसा कि सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फिनोल और एथानोल की एसिडिटी को। अब रेजोनेंस जो है वो किस तरह एसिडिटी को अफेक्ट करती है। ये फिनोल है, ये इथाइल अल्कोहल है। तो किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी का मतलब ये होता है जैसे ही आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हो
तो वो कितनी जल्दी अपने H पॉजिटिव उसको डोनेट कर देगा, डिसोसिएट हो जाएगा पानी के अंदर अपना H पॉजिटिव देते हुए। वो ज़्यादा जो जल्दी हो जाएगा वो जल्दी अपने H प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा H पॉजिटिव को, तो वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। तो अब फिनोल जो होता है वो 10⁻⁷ टाइम्स मोर एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू इथाइल अल्कोहल। तो ये भी अपना हाइड्रोजन दे के एसिडिक होने की प्रॉपर्टी रखता है, ये अपने H पॉजिटिव दे के भी एसिड होने का सबूत देता है। लेकिन फिनोल 10⁻⁷ टाइम्स क्यों मोर एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू एथेनॉल? इस बात को समझने के लिए आपको लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स और बेसिस को स्टडी करना होगा। उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी एसिड जो है उसकी एसिडिटी और इसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि उसका कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबलाइज्ड है। बात याद रखें, ऐसे तमाम स्पीशीज़, ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनके कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होंगे उतने ही वो ज़्यादा एसिडिक होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फिनोल प्रोटॉन देने के बाद इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा जिसको हम फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, जैसे ये देखें इथाइल अल्कोहल अपना H पॉजिटिव देने के बाद इसका कॉन्जुगेट बेस होगा ये वाला एथॉक्सी ग्रुप जो है। अब इन दोनों में जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रेलेवेंट एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिनोल का 10⁻⁷ टाइम मोर एसिडिक होना, इसका मतलब ये है कि उतने ही टाइम इसका जो बेस है कॉन्जुगेट बेस इट इज़ मोर स्टेबल दैन दिस वन, यानी वो एथॉक्सी ग्रुप से ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि फिनॉक्साइड आयन इस एथॉक्सी आयन से ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, इस वजह से ये ज़्यादा एसिडिक है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है ये कैसे स्टेबल है? अगर आप गौर करें इस ऊपर वाले आयन पे, एथॉक्सी आयन पे, तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा इस पूरे स्ट्रक्चर के पास, ये जो इथाइल ग्रुप है ये तो खुद से डोनेटिंग है, जैसा कि हमने डोनेटिंग ग्रुप में ये पढ़ा। अल्काइल ग्रुप जो है ये तो खुद से डोनेटिंग है। अगर जो चीज़ खुद से डोनेटिंग है वो इस ऑक्सीजन के नेगेटिव क्लाउड को कैसे अपने अंदर समा सकेगी, इसको कैसे स्टेबलाइज्ड कर सकती है? अल्टीमेटली ये स्टेबलाइज नहीं रहता, और जब कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज ना हो उसका जो रेलेवेंट एसिड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अब फिनॉक्साइड आयन की अगर आप एग्जांपल लें तो ये फिनॉक्साइड आयन है, इसके साथ एसोसिएट है एक अनसैचुरेटेड सिस्टम जो इसको स्टेबलाइज करता है। ये इधर आ जाएगा क्लाउड, ये इधर आ जाएगा। अल्टीमेटली हमें ये वाली जो कैनोनिकल फॉर्म मिलेगी। अब उसके बाद ये क्लाउड इधर आ जाएगा, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पहले वाली हालत में चला जाएगा। यानी एक से ज़्यादा जगह मिल जाती है इस नेगेटिव चार्ज को अंदर डीलोकलाइज होने के लिए, और इस नेगेटिव चार्ज की फिनॉक्साइड आयन में अंदर अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर जो डीलोकलाइजेशन है इस बेस को इतना ज़्यादा स्टेबलाइज कर देती है कि इसका जो रेलेवेंट एसिड होता है वो ऊपर वाले की निस्बत 10⁻⁷ टाइम्स ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। यानी किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी डिपेंड करती है उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। तो फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस, ज़्यादा स्टेबलाइज होने की वजह से इसका जो एसिड होगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सॉरी, अब मैं सेकेंड एग्जांपल में नाइट्रोफिनोल की बात करता हूँ। अगर इसी फिनॉक्सी ग्रुप के साथ मैं नीचे नाइट्रो ग्रुप लगा दूँ तो क्या अब उसकी एसिडिटी में इजाफा होगा या कमी? तो याद रखें, अगर नाइट्रो ग्रुप के आने से कैनोनिकल फॉर्म की तादाद में इजाफा होता है तो मतलब स्टेबिलिटी में इजाफा होता है, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिड की एसिडिटी भी इंक्रीज़ होगी। सो ये नाइट्रो ग्रुप फिनॉक्साइड आयन को एक और एक्स्ट्रा कैनोनिकल फॉर्म प्रोवाइड करती है, यानी एक एक्स्ट्रा जगह उसे देती है अपने क्लाउड को डीलोकलाइज करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। इस वजह से ये फिनॉक्साइड आयन को यानी फिनोल को ज़्यादा एसिडिक कर देती है। इट मीन्स नाइट्रोफिनोल इज़ मोर एसिडिक देन सिंपल फिनोल। और यहाँ पे बात बताता चलो, अगर ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा
तो ये ज़्यादा एसिडिक कहलाएगा 1000 टाइम एसिडिक, मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू फिनोल, अगर ऑर्थो पे और पैरा पे होगा। अगर ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा तो ये पहले इसने सिर्फ फिनॉक्सी ग्रुप को सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैनोनिकल फॉर्म दी थी, अब 2 देगा, एक आर्थो पोजीशन पे एक पैरा पोजीशन पे। अल्टीमेटली बजाय 1000 टाइम यानी 10⁻³ टाइम्स के 10⁻⁶ टाइम मोर एसिडिक, 10⁻³ टाइम्स ऑर्थो की वजह से, 10⁻³ टाइम पैरा की वजह से, तो 10⁻⁶ टाइम यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल इस 10⁻⁶ टाइम्स मोर एसिडिक देन फिनोल, क्योंकि इसे एक्स्ट्रा 2 कैनोनिकल फॉर्म देगा ये नाइट्रो ग्रुप। और अगर मेटा पे आ जाएगा, मेटा पोजीशन पे होना वैसे इसकी स्टेबिलिटी को ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन फिर भी इतना सपोर्ट ज़रूर करेगा कि 1000 टाइम नहीं, 10⁻⁶ टाइम नहीं, 100 टाइम्स। मेटा पे अगर नाइट्रो ग्रुप होगा तो वो 100 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक कर देता है फिनोल को, लेकिन ज़्यादातर ऑर्थो और पैरा पोजीशन अगर दोनों पे हो तो 10⁻⁶ टाइम्स, 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एसिडिक हो जाता है अकेले फिनोल से। ये कैसे एक फिगर एक्स्ट्रा कैसे देता है, कैनोनिकल फॉर्म कैसे, ये देखें। पहले की तरह ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये इधर ये इधर नेगेटिव चार्ज, अगली दफ़ा ये नेगेटिव चार्ज अंदर और ये इधर। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इधर आता है, अगर नाइट्रो ना होता तो ये इधर जाता और ये इधर, जैसे मैंने ये फॉर्म बनाई है। लेकिन नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी उसे एक और रास्ता देती है, वो ये कि बजाय इसके वो उधर चला जाए, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है और ये ऐसे, तो ये वाली फॉर्म बनती है। इस तरह एक एक्स्ट्रा कैनोनिकल फॉर्म नाइट्रो ग्रुप उसे एक ऐसी एक्स्ट्रा जगह देता है, यहाँ पे वो अपने क्लाउड को डंप कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। तो मैंने पहले बताया था कैनोनिकल फॉर्म जितनी ज़्यादा होती हैं स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो एक कैनोनिकल फॉर्म के बढ़ने से 1000 टाइम्स से 1000 टाइम्स उसकी जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की, और 1000 टाइम जो नाइट्रोफिनोल की एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर ऑर्थो की बजाय पैरा के साथ साथ ऑर्थो भी होगा तो एक पोजीशन इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगी कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए और डंप करने के लिए अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए। सो यहाँ पे हमने पहले देखी एक एग्जांपल एसिडिटी कैसे इंक्रीज़ होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, बाद में हमने यहाँ पे स्टडी किया। अब एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। अगर एसिडिटी डिस्टर्ब होती है तो क्या बेसिसिटी डिस्टर्ब नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। रेजोनेंस बेसिसिटी को भी अफेक्ट करता है। इस बात को समझने के लिए मैं अमोनिया और जो एनिलीन है इन दोनों की बेसिसिटी को कंपेयर करता हूँ। अगर रेजोनेंस एसिडिटी बढ़ा सकती है तो डेफिनेटली बेसिसिटी डाउन होगी। ये देखें, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। जैसे ही ये किसी चीज़ के साथ अटैच होता है एज अ बेस एक्ट करना शुरू कर देता है, ईजीली ये अपने पेयर को डोनेट कर देता है। और हम जानते हैं बेसिसिटी है क्या? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग द लोन पेयर। तो आसानी से क्योंकि इसका लोन पेयर डोनेट कर दिया जाता है, ईजीली अवेलेबल होता है। जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी इसके करीब आती है, ये नाइट्रोजन हर वक्त रेडी है अपना पेयर उसको डोनेट करने के लिए। सो इट इज़ क्वाइट बेसिक। बट जैसे ही आप एक हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह एक अनसैचुरेटेड सिस्टम लगा देते हो, एकदम से रेजोनेंस का जो फिनोमिना है वो एक्टिव हो जाता है। आपकी बार जब कोई पॉजिटिव स्पीशी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी इसके पास आती है, एनिलीन के पास, आपके बार नाइट्रोजन इतना आज़ाद नहीं अपना पेयर देने के लिए। वजह पहले उसको रोकने वाला कोई नहीं था, हाइड्रोजन थे जो कि उसके क्लाउड को डिस्टर्ब ही नहीं करते थे। लेकिन अब क्लाउड को डिस्टर्ब करने के लिए नीचे एक रिंग मौजूद है जो रेजोनेंस इफेक्ट से हर वक्त कोशिश कर रहा होता है कि इसका पेयर बजाय इसके किसी दूसरी चीज़ को दे, ये इसको अंदर खींच ले। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अनबॉन्डेड है, जो अनशेयर्ड पेयर जो है, इसको नीचे का जो अनसेटल्ड सिस्टम है वो अपने अंदर की तरफ ही स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है वाया डीलोकलाइजेशन। जब इसको अंदर डीलोकलाइज करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब नाइट्रोजन इज़ नाउ नॉट अ फ्री एज वाज इन द केस ऑफ अमोनिया। ये फ़ौरन डोनेट कर देता, अब डोनेट नहीं कर पाता क्योंकि नीचे भी एक फोर्स है जिससे हर वक्त इस क्लाउड को नीचे की तरफ लाना चाहती है। अल्टीमेटली अब ये इतनी आसानी से अपना पेयर नहीं दे पाता। सो मीन्स दैट टेंडेंसी फॉर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिक्रीज्ड, सो बेसिसिटी इज डिक्रीज्ड। रिमेंबर,
नाइट्रोफिनोल 10⁻⁶ टाइम लेस बेसिक है एज कम्पेयर टू अमोनिया. सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस इन द स्ट्रक्चर्स. तो हमने एसिडिटी की 2 एग्जांपल्स पढ़ी, बेसिसिटी की एक एग्जांपल पढ़ी, और अब आपको एक बात बता दूं, रेजोनेंस जो है बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक फिनोमिना होता है जिसको हम फील्ड इफ़ेक्ट कहते हैं. अक्सर कुछ केसेस में ये दोनों इफ़ेक्ट ऐसे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं कि हम इनमें डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते. व्हाट इज़ द फील्ड इफ़ेक्ट, व्हाट इज़ द रेजोनेंस इफ़ेक्ट. अल्टीमेटली हम इन दोनों इफ़ेक्ट्स को इकट्ठा डिस्कस करते हैं विद द सेम नेम कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स. रेजोनेंस इफ़ेक्ट एंड फील्ड इफ़ेक्ट मर्ज इनटू ईच अदर टू मेक इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स. तो हम इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स के नाम से ही इसको डिस्कस करते हैं. सो हमारा आज का जो लेक्चर है रेजोनेंस इफ़ेक्ट का, हमने एसिडिटी को चेंज होते देखा, बेसिसिटी को चेंज होते देखा रेजोनेंस की वजह से. सो ये हमारी कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने स्टडी की. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में रेजोनेंस का के रिलेटेड कुछ 1-2 चीज़ें होंगी लास्ट, और उसके बाद इंशाल्लाह हम डीलोकलाइजेशन की लास्ट टाइप पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन. सो इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़.